अब ट्रंप के खिलाफ, इस टैरिफ बम के खिलाफ नाटो के, यूरोप के कई देश एकजुट हो गए। फ्रांस और बाकी यूरोपियन देशों ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए लगातार ना सिर्फ साथ आकर इस टैरिफ की धमकी को, ट्रंप को खासतौर पर जवाब देने की बात की है, बल्कि यह भी कहा है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे। ब्रिटेन के स्टामर ने भी इसको गलत बताते हुए अमेरिकी प्रशासन के सामने यह मुद्दा उठाने का ऐलान किया है। यानी जो अमेरिका के साथी रहे थे वो अब लगातार अमेरिका के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ये सारी खबरें तो देख ली, लेकिन अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आखिरकार वो कौन कौन से देशों पर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। वो कौन कौन से देश हैं जो अब लगातार ट्रंप के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी स्क्रीन है और मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप बात करते हैं डेनमार्क की, जिस पर ग्रीनलैंड का आप कह सकते हैं कि एक तरीके का कब्जा है या फिर उनका लगातार वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर होल्ड है। अब डेनमार्क सबसे बड़ा देश है। दूसरा नॉर्वे देश है, जिसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% आप कह सकते हैं टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब स्वीडन की बात करिए। स्वीडन भी वो देश है जिसके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऑर्डर रिलीज किया है और ऐसे कई यूरोप के देश हैं जो अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इस नए चाबुक या फिर आप कह सकते हैं नए टैरिफ के बॉम्ब के नीचे आगे चुके हैं। फ्रांस भी एक बड़ा देश है। मैक्रो ने तो यह भी कह दिया कि वो इस बात को गलत साबित करके या फिर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। अब जर्मनी भी वो देश है जिसने अपने सबसे पहले जो सैनिक है, करीबन 13 से 18 ऐसे सैनिक है जो जर्मनी की तरफ से भेजे गए, लेकिन ये सांकेतिक रूप से भेजे गए हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी अमेरिका के इन कदमों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। ब्रिटेन भी जो एक तरीके का सबसे पुराना स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका का, वो भी इसके खिलाफ एकजुट होता हुआ या अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम के खिलाफ सामने आ रहा है। नीदरलैंड भी वो देश है जो लगातार इसकी मुखालफत करता है और यह भी कहा है कि यह पूरी तरीके से गलत है। फिनलैंड, कई ऐसे यूरोप के देश हैं जो लगातार इस आवाज को, इस कदमों को, इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते जा रहे हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें यूरोप से ही पैदा होने लगी। और इसी बीच ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि आज यूरोपियन यूनियन एक इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन करने वाला है। इस मीटिंग में ग्रीनलैंड और अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी धमकी को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। यह बैठक ब्रसेल्स में होगी, जहां पर अमेरिका के इस पूरे कदम को, टैरिफ बम को या टैरिफ कदमों को की नई समीक्षा की जाएगी। इसके खिलाफ कैसे यूरोप के देश एकजुट होकर अमेरिका को जवाब दें, इसकी तैयारियां की जाएगी। आपने वो तमाम देश तो देख लिए जो लगातार अमेरिका के इस कदमों की मुखालफत कर रहे हैं या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर क्यों आकर अटक गई? अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा हमला हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के लिए, ग्रीनलैंड का आना अमेरिका की रक्षा के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिक और चीन और रूस को रोकने के लिए, चीन और रूस के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने की दलील देते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिक और अटलांटिक दोनों के बीच में ये ग्रीनलैंड इलाका अमेरिका की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तैनात करने की भी संभावना वाली जगह है। यानी अगर चीन, रूस या किसी भी देश से बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं तो फिर ग्रीनलैंड में अगर एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो उनको ना सिर्फ पहले ही निष्क्रिय कर देगा, बल्कि अमेरिका की जमीन तक वो बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं आ पाएंगी। अगले 3 से 5 दशक तक आर्थिक और रणनीतिक तौर पर सबसे जरूरी हिस्सा यह अमेरिका के लिए है। और तेल और गैस का बड़ा भंडार भी है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज भी यहां पर है वेनेजुएला की ही तरफ, और दुर्लभ अर्थ मिनरल्स की भी आप कह सकते हैं कि यहां पर जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा यहां पर पाई जाती है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की ये आप कह सकते हैं नजर इस पूरे इलाके पर बनी हुई है। अब लगातार आपको ये बताता है कि आखिरकार ग्रीनलैंड कहां पर है, उसकी दूरी दुनिया के तमाम देशों पे कितनी दूर है। अगर आप देखें ग्रीनलैंड, अगर आपको दिखेगा ये ग्रीनलैंड है, अमेरिका की ये दूरी करीबन 4800 किलोमीटर की है। डेनमार्क से इसकी दूरी करीबन 2900 किलोमीटर की। इसके अलावा रूस की बात करें तो 4000 किलोमीटर की इसकी दूरी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका तक कोई रूसी बैलिस्टिक मिसाइल आएगी या फिर
रूस के अलावा चीन से आएगी तो वो सीधे तौर पर यहां तक आएगी। लेकिन अगर ग्रीनलैंड का एरिया उनके पास रहेगा तो फिर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को पहले ही रोक देंगे और अपने डिफेंस सिस्टम्स की ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि ये पूरा इलाका, अगर आप देखें ये पूरा इलाके पर अमेरिका की मौजूदगी या फिर अमेरिका, चीन और रूस के बढ़ते दखल को कम कर सकेगा। और शायद इसीलिए अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर है। वेनेजुएला के बाद अब लगातार कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि वो ग्रीनलैंड को भी अपने कब्जे में ले ले। अमेरिका के रुख के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए। डेनमार्क की राजधानी से लेकर आप कह सकते हैं ग्रीनलैंड, डेनमार्क में तो भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग ये ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल के तख्तियां लेकर, बैनर लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और शायद अब ये बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि अब ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी सर, ग्रीनलैंड को ले पाना क्या वेनेजुएला की तरह आसान होगा? क्योंकि ग्रीनलैंड यूरोप का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको लेकर चाहे वो फ्रांस हो, डेनमार्क हो, जर्मनी हो, वो सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। देखिए, यहाँ भी वही बात है कि ये वेनेजुएला नहीं है। ग्रीनलैंड की आबादी भले ही कम है, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक तरह से ऐसा अंग है जिससे सुरक्षा और जिससे विदेश नीति ये डेनमार्क के से संचालित होती है। और डेनमार्क ने भी और ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप नहीं मान रहे। लेकिन अब देखिए, जितने भी प्रमुख देश हैं आर्थिक या सामरिक रूप से यूरोपियन यूनियन ने, सब के ऊपर ट्रंप ने वो लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया। सिर्फ दो को छोड़ के ऑस्ट्रिया और इटली ने इसकी मुखालफत भी नहीं की है ट्रंप के कदम की। बाकी सभी ने, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इस सब ने इसकी मुखालफत की, ब्रिटेन। तो ट्रंप के लिए मेरे ख्याल से ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज ये देखिए, सिर्फ ग्रीनलैंड या सिर्फ डेनमार्क में नहीं, बल्कि आप अमेरिका में भी देखिए कि यूएसए में एक ताजा सर्वे के अनुसार, जिसके आंकड़े आज सुबह जारी किए गए हैं, 17% लोगों ने, सिर्फ 17% या 16.5% लोगों ने ट्रंप के इस कदम का समर्थन किया है। 59% से ज्यादा लोगों का ये मानना है कि ट्रंप का ये कदम एकदम ही इलीगल है, गैर कानूनी है। तो ऐसे संजय सोई सर भी है, अगर उनका भी रुख कर ले। संजय सोई सर, हमने अक्सर देखा है कि जब भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई जरूरत होती है तो आप दूसरे देशों के साथ कोई बड़े एग्रीमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट करते हैं, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करते हैं। ये नहीं होता कि आप दूसरे देश पे कब्जा ही कर लेते हैं। अमेरिका की रणनीति हमने वेनेजुएला में भी देखी। चलिए, वहां तो उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमें वो एक्शन लेना पड़ा। लेकिन ग्रीनलैंड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये दादागिरी नहीं तो और क्या है? बिल्कुल सुमित, ऐसा है कि वेनेजुएला में भी सच्चाई तो सबको मालूम थी, ये तो खाली उनका एक बहाना था। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आज लालच के, आज मुझे लग रहा है ग्रीनलैंड एक लड़ाई का मैदान बनता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ से रशिया है, एक तरफ से यूरोप है, एक तरफ से अमेरिका है। सबकी नजर वहां के जो रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और वहां का जो आर्कटिक रीजन का जो रास्ता बनता है, शॉर्टकट जो बनता है, सुएज कैनाल को जो बाईपास कर जाएगा, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण आ जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही, तकरीबन पिछले 20 सालों में 27% बर्फ वहां की पिघल के जमीन उठ के बाहर आ गई। यानी कि अब लोगों को वहां के मिनरल नजर आ रहे हैं, इन चीजों को हम निकाल सकते हैं, सस्ते हो गए। तो यही कारण है कि जो ताकतों की लड़ाई हो रही है। अमेरिका ये भी बहाना मार रहा है कि ग्रीनलैंड की वजह से उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि रशिया से जो मिसाइल उड़ेंगी वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएंगे, वो वहां से उनको देख लेंगे और उनको वहीं पे इंटरसेप्ट कर देंगे, या वहां उनको हम लोग अपने आप को बचा सकेंगे। तो इस तरह से कई बहाने कर रहे हैं। लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं कि इस समय में अमेरिका की विस्तारवादी नीति चल रही है, और ये बार बार ये कह रहे हैं कि अलास्का से ज्यादा बड़ा है, वहां पर इतने रिसोर्सेज है, अगर हम नहीं गए तो रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। ऐसा नहीं है, रशिया के करीब भी पहुंच जाएंगे अमेरिका वहां बेस बनाने से, और रशिया से डिफेंस भी हो जाएगा। और एक आर्कटिक रीजन से जो अब शॉर्टकट बन रहा है रशिया से यूरोप का, और दूसरा सुएज कैनाल को बाईपास करते हुए, उस चीजों को भी ये कंट्रोल कर सर बिल्कुल, क्योंकि आप ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। त्रिपाठी सर, मैं आपका दोबारा से रुख करूंगा, लेकिन आप अपने दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि आखिरकार ग्रीनलैंड का इतिहास क्या है।
आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ग्रीनलैंड का इतिहास क्या कहता है, क्यों लगातार अब डोनाल्ड ट्रंप ये नई नई बातें लेकर ग्रीनलैंड को लेकर सामने आ रहे हैं और ग्रीनलैंड के इतिहास को लेकर कुछ चीजें, कुछ जानकारी आप तक शेयर करना बहुत जरूरी है। दरअसल नॉर्थ सेटलमेंट के दौरान यह कहा गया था कि साल 980 और 1400 के अंदर आइसलैंड से निर्वासित नॉर्थ वाइकिंग लोगों ने दक्षिणी ग्रीनलैंड में बसाई थी बस्तियां और यहां पर आकर वो बस गए थे। यानी ये वो इलाका है ग्रीनलैंड का जहां पर ये ज्यादातर इलाका जो है बर्फ से ढका होता है, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। डेनमार्क नॉर्वे के समर्थन में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की गई। अब आगे आपको बता दें, साल 1721 की बात कर लीजिए, औपचारिक और उपनिवेश शासकों की नींव यहां पर रखी गई। फिर 19वीं शताब्दी की अगर आप बात करें तब 1814 में डेनमार्क और नॉर्वे का विभाजन हुआ, यानी पहले ये नॉर्वे का हिस्सा हुआ करता था। फिर अब आप माफ पूछिएगा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने पास रखा जब नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में ये लगातार संधियां हुई। उसके बाद ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता पर नॉर्वे ने उठाए थे सवाल, लेकिन तब से लेकर 1916 से और 1933 में नॉर्वे के दावे खारिज कर दिए गए। 1953 में ग्रीनलैंड औपचारिक रूप से डेनमार्क में शामिल हो गया, यानी अब डेनमार्क का हिस्सा 1953 से लगातार ग्रीनलैंड बना हुआ है और 1979 में ग्रीनलैंड को स्वतंत्र शासन हासिल किया गया, यानी एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर आप कह सकते हैं कि उसका वजूद सामने आया। द्विपक्षीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर बनी हुई थी। अमेरिका को हमेशा से लगता था ये इलाका उसके लिए ना सिर्फ उसके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने रणनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड को अहम माना है और ये लंबे समय से अमेरिकी शासकों की या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन की नजर ग्रीनलैंड पर बनी रही। अमेरिका के प्रस्ताव में ग्रीनलैंड पर अधिग्रहण शामिल है, यानी अमेरिका की भूमिका ग्रीनलैंड को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रही है। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के खिलाफ यूरोप के कई देश एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ट्रंप के सहयोगी और व्हाइट हाउस के अधिकारी स्टीफन मिलर ने कहा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता। आपने स्टीफन मिलर को सुना, ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं और ये कह रहे हैं कि डेनमार्क बहुत छोटी कंट्री है, उसकी सेना कहीं नहीं टिकती और अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है। यानी जो भी देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा मजबूत है, वो दूसरे कमजोर देश पर कब्जा कर रहे। इस बातचीत से तो यही समझ में आता है। अब आपको दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार दुनिया भर के कौन कौन से हिस्सों में कैसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हजारों लाखों की संख्या में लोग लगातार अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। डेनमार्क की तस्वीरें और ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर द सेल। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के असली रंग या फिर उनके असली तेवर दुनिया भर के सामने आने लगे और शायद डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के दुश्मनों से ज्यादा अमेरिका के दोस्तों को ही या पड़ोसी मुल्कों को ही सबसे ज्यादा टेंशन इस समय हो रही है।